जीएसटी स्टैंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये अप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2017 को, ये अप्लाई हो गया था। 24 मार्च 2017 को ये जो जीएसटी का बिल है ये पेश किया गया था हमारी संसद में और ये पास हो गया था इसी डेट को। फिर ये अप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2017 से। इससे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या था? एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। मेनली ये 3 तरीके के टैक्स आपके लगते थे। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती थी जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो गुड्स की। सेल टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स जब इंटरस्टेट सेल्स होती थी। वैट आपका लगता था स्टेट लेवल के ऊपर, वैल्यू एडिड टैक्स। इन सभी टैक्स को पहले क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। क्यों? जैसे एक्साइज ड्यूटी, जैसे ही मैन्युफैक्चर हुए गुड्स एक्साइज ड्यूटी लग गई। जैसे हमने मैन्युफैक्चर की गुड्स को, जैसे हमने फॉर एग्जांपल वॉचेस बनाई, तो जैसे ही वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग हुई एक्साइज ड्यूटी लग गई। ठीक है, अब वो फिर क्या हो गया, एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद जब वो सेल होगी फिर से हमारा सेल टैक्स लगा। टैक्स के ऊपर टैक्स लगा कि नहीं लगा? तो टैक्स की डबलिंग होती थी। अब इसी को हटाने के लिए हमारा जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को और इसके लिए हमारा स्लोगन यूज़ किया गया था, वन नेशन वन टैक्स, एक देश के लिए एक टैक्स, जीएसटी। और ये डबलिंग को हमारी हटा देता है। सभी टैक्स इन्वॉल्व होकर जीएसटी में कन्वर्ट हो गए हमारे। जीएसटी अप्लीकेबल होता है जब आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हो या बाय करते हो, उस केस में जीएसटी आपका अप्लीकेबल होगा। जीएसटी जब भी वैल्यू ऐड होगी, जब भी किसी भी गुड्स की वैल्यू ऐड होगी उस टाइम आपका अप्लीकेबल होगा जीएसटी। जीएसटी में हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड करते हैं। गुड्स जब हम परचेज करेंगे या हम सेल करेंगे, हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर को। वैसे जीएसटी जो एक्ट है वो बहुत वाइड है और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आपने ध्यान रखना है। डायरेक्ट टैक्स नहीं है ये, इनडायरेक्ट कैसे है? इसका बर्डन उसके ऊपर नहीं जाता जो ये पे कर रहा है, इसका बर्डन जाता है फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल राम क्या है? एक बिजनेसमैन है। राम एक बिजनेसमैन है। अब उसने क्या की, गुड्स बाय कर ली। मान लेते हैं फर्नीचर उसने बाय किया, उसके लिए गुड्स है फर्नीचर। अब जब उसने बाय किया तो इसने बाय किया फर्नीचर, तो ये जीएसटी पे करेगा। फर्नीचर की कॉस्ट पे की प्लस जीएसटी इसने पे किया, दोनों पे किया। जब ये बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है गुड्स, इसने पे किए ना। लेकिन जब ये सेल करेगा, जब फर्नीचर सेल करेगा, उस केस में ये क्या करेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस जीएसटी, ये दोनों कलेक्ट कर लेगा किससे? कस्टमर से। अब कस्टमर जो फाइनली कंज्यूम कर रहा है उसको पे करना पड़ा ना जीएसटी। तो जिसने एक्चुअल में पे किया उसके ऊपर बर्डन थोड़ी गई है। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिसके ऊपर लगाया जाता है वही पे करता है और उसी को उसका बर्डन सहन करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो की पॉइंट्स इसके नोट हो गए। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज हैं और 2017 1 जुलाई 2017 से ये अप्लीकेबल हुआ है। 24 मार्च को पेश हुआ था और इसने इन्वॉल्व कर लिया है एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स एंड वैट को आपने अंडर इन्वॉल्व कर लिया है। इनके अलावा आपकी बुक्स में अदर टाइप्स के भी टैक्स बताए गए हैं जो कि अप्लीकेबल होते थे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, वो आपने रीड कर लेने हैं बस, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है। जो मेनली काम की चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं परचेज और सेल्स पे। चाहे आप सर्विस परचेज करो, चाहे आप सर्विस से प्रोवाइड करो, चाहे आप गुड्स परचेज करो, चाहे आप एसेट परचेज करो, कुछ भी जब आप परचेज करोगे तब आपको जीएसटी पे करना होगा। लेकिन जीएसटी सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी कुछ एक सर्विसेज के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, जैसे एजुकेशन। क्या आप फीस पे करते हो तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपसे फीस लेता है, उसकी रसीद देता है, तो उस पर जीएसटी लगाता है? नहीं लगाता। इसी तरीके से हेल्थ, अगर हेल्थ से रिलेटेड आप फीस पे करते हो, जैसे कंसल्टेशन फीस आप पे करते हो डॉक्टर को, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है? नहीं लगता। तो ऐसे ही बहुत सारी अदर हमारी गुड्स भी हैं, कुछ जो असेंशियल्स आइटम है हमारे लिए, जैसे कि जो रोज़मर्रा की हमारी आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो चीज़ें हैं उनको टैक्स फ्री रखा गया है, जीएसटी उनके ऊपर नहीं लगता। तो उस केस में आपको जीएसटी पे नहीं करना होगा, जिन गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। बाकी जिन गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता है, जो गुड्स जीएसटी के दायरे में आती हैं, उनके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा। जैसे जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आए, अभी भी उनके ऊपर ओल्ड सिस्टम लगा हुआ है। और इसी तरीके से शराब जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए है, वैसे अल्कोहल यूज़ होता है, अल्कोहल या शराब में भी अल्कोहल अगर मेडिसिन्स के रूप में यूज़ हो रहा है उस केस में उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल। लेकिन अल्कोहल अगर डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए, जैसे शराब से नशा करते हैं लोग, तो वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, उनके ऊपर जीएसटी अभी तक नहीं आया था। तो ऐसी कुछ एक गुड्स हमारी बाहर रखी गई हैं जीएसटी की कैटेगरी से, और कुछ एक सर्विसेज भी हैं। उनके अलावा जब हम परचेज करेंगे या जब हम सेल करेंगे तो हम जीएसटी या तो कलेक्ट करेंगे या जीएसटी पे करेंगे। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम मान लेते हैं राम एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है। अब राम जब परचेज करेगा तो वो क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा कि नहीं करेगा? और जब वो सेल करेगा तो क्या करेगा, जीएसटी क्या करेगा, कलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जब भी सेल करेगा जीएसटी वो कलेक्ट करेगा। अब जब इसने जीएसटी पे किया है, ये फाइनली कंज्यूम नहीं कर रहा है। अगर ये फाइनली कंज्यूम कर रहा है ना, राम अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, तब तो क्या है, जो परचेज, जैसे ये फर्नीचर परचेज कर रहा है, फर्नीचर की कॉस्ट हमारी मान लेते हैं, फर्नीचर की कॉस्ट है 10,000 और उसके ऊपर जीएसटी लगा 12% की रेट से 1,200, 11,200 उसके लिए कॉस्ट बन जाएगी अगर वो अपने घर के लिए बाय कर रहा है, अपने कंजम्पशन के लिए, फाइनल कंज्यूम है, तब तो ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी उसकी, जीएसटी भी उसकी कॉस्ट में इन्वॉल्व हो जाएगा गुड्स का। लेकिन अगर ये फर्दर सेलिंग के लिए बाय कर रहा है तो ये उसके लिए कॉस्ट नहीं मानी जाती। ये क्या मानी जाती है उसके लिए, जो इसने जीएसटी पे कर दिया उसके लिए एसेट मानी जाती है। एसेट क्यों मानी जाती है कि फ्यूचर में इसका बेनिफिट उसे मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, जैसे फर्नीचर अगर उसने, हम मान लेते हैं कि ये फर्नीचर उसने फर्दर सेलिंग के लिए बाय किया है, जब वो बेचेगा इस फर्नीचर को फाइनल कस्टमर से भी कलेक्ट करेगा, जैसे उसने पे किया तो वो कलेक्ट करेगा। जीएसटी कलेक्ट मान लेते हैं उसने किया है 1,000, मान लेते हैं एक बार के लिए जीएसटी जो कलेक्टेड है वो उसका क्या है 1,000 है। अब उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में ये डिपॉजिट करवाना होगा। जो उसने कलेक्ट किया है, जीएसटी कलेक्टेड है, वो गवर्नमेंट की इनकम है, न कि उस पर्टिकुलर सेल्समैन की इनकम है। जीएसटी गवर्नमेंट की इनकम है, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होगा जो भी उसने कलेक्ट किया है कस्टमर से। तो वो उसकी क्या है, लायबिलिटी है कि नहीं है। उसके पास पैसा रखा हुआ है लेकिन उसका खुद का पैसा नहीं है, किसी और को देना है, गवर्नमेंट को देना है, उसकी लायबिलिटी के रूप में अराइज हो रहा है। जब भी जीएसटी कलेक्ट होगा वो उसकी क्या इंडिकेशन है कि वो उसकी लायबिलिटी है, और जब भी जीएसटी उसने पे किया है वो उसकी एज ए एसेट ट्रीट होता है। अब जब भी उसे पे करना होगा, फाइनल साल के अंत में पे करेगा, वो बेसिकली जो टाइम पीरियड दिया होता है उसके अंत में पे करता है। जैसे 1,000 उसे कुल पे करना है और उसने कलेक्ट कर रखा है, पे कर रखा है 1,200, तो उस केस में 1,000 ये डायरेक्टली सेट ऑफ हो जाएगा, उसे पे करने की आवश्यकता ही नहीं है। इवन उसका गवर्नमेंट के ऊपर क्रेडिट रहेगा 200 का, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पे कर रखा है।
तो यहाँ से दो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जीएसटी पे अगर आप कर रहे हो आपकी एसेट जनरेट हो रही है, जीएसटी अगर आप कलेक्ट कर रहे हो आपकी लायबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको आ गई समझ में, क्यों हो रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। अब कल हमने बात की थी इनपुट और आउटपुट, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, कल हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था ना, कल या लास्ट लेक्चर में जब भी हमने जीएसटी से रिलेटेड बात की थी। इनपुट, जब भी गुड्स आपकी बिजनेस में आ रहा है, इनपुट पे जब भी आप जीएसटी पे करें वो क्या है, इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी जो आपने कलेक्ट किया, जब आपके बिजनेस से आउट हो रही है गुड्स, तब अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया वो आउटपुट जीएसटी है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जब भी आपके बिजनेस में कुछ आ रहा है और आपने जीएसटी पे किया है, इनपुट जीएसटी। आपके बिजनेस से कुछ भी जा रहा है, आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, आउटपुट जीएसटी। हम जो अकाउंटिंग में वर्ड यूज करेंगे वो इनपुट और आउटपुट ही यूज करेंगे, न कि एसेट और लायबिलिटी। इनपुट समझ गए आप, आउटपुट भी समझ गए। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है, हमारी एसेट से लायबिलिटी सेट ऑफ होती है, जो भी हमारी लायबिलिटी है वो हम एसेट से सेट ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे। 1000 की हमारी लायबिलिटी है जबकि एसेट्स हमारी थी 1200 की, तो हमारे पास एसेट ही रह गई 200 की। इन केस ये भी हो सकता है कि हमने 2000 कलेक्ट कर लिया हो, उस केस में हमें 2000 गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाने थे, हमने पे कर रखे गवर्नमेंट को पहले ही 1200, अब हमें 800 और पे करने हैं, तो ये हम पे कर देंगे। तो लायबिलिटी आपकी पहले सेट ऑफ होगी एसेट से और फिर आप पे करोगे। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट टॉपिक पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ जीएसटी। देखो हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट काम करती है, तो वैसे ही जीएसटी का सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अलग अलग नाम है। बिजनेस में बेसिकली जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्या होगी, या तो क्या होगी इंटरस्टेट, इंटरस्टेट समझते हो, और या होगी इंट्रास्टेट, और एक हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो सकती हैं, हो सकते हैं ना। ये तो अगर हम किसी अदर कंट्री के साथ कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो गया। अगर हमारी कंट्री में ट्रांजैक्शन होती हैं तो 2 टाइप्स की हो सकती हैं। इंटरस्टेट मींस जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच में अगर बिजनेस डील होती है, इट मींस जैसे हरियाणा का राम और पंजाब का हरप्रीत अगर कोई लेन देन करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी मानी जाएगी, इंटरस्टेट। जब 2 राज्यों के बीच में ट्रांजैक्शन लेन देन हो रहा हो उसका, तो वो हमारी इंटरस्टेट है। इंट्रास्टेट जब हरियाणा का राम हरियाणा के ही श्याम के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो कौन सी है, इंट्रास्टेट, है कि नहीं है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब हरियाणा का लगा लो चाहे पंजाब का लगा लो, कनाडा के पर्सन के साथ कोई बिजनेस डील कर रहा है, वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में इन्वॉल्व होगी। या तो हम फॉरेन कंट्री को माल भेजेंगे या वहाँ से मंगवाएंगे, अगर भेजेंगे तो एक्सपोर्ट है और अगर मंगवाएंगे तो इंपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट जब एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। और इसके ऊपर इंट्रास्टेट के ऊपर 2 स्टेट की गवर्नमेंट होगी ना, तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, दूसरा दोनों स्टेटों के बीच में आपसी मतभेद कौन दूर करता है, सेंट्रल। तो दोनों का यहाँ पर योगदान होगा कि नहीं होगा। तो इसी बेस पे जीएसटी का कैटेगराइजेशन किया गया है। अब हम डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं कि जीएसटी के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है आईजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी हम शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख देते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा, जब आप इंटरस्टेट
इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करते हो या फिर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, उस केस में जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो कौन सा होगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी। वहाँ जो टैक्स लगेगा वो ये लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, अगर आपकी ट्रांजैक्शन होती है एक ही स्टेट में, एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होती है, तो जो टैक्स अप्लीकेबल होगा जीएसटी के रूप में वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, सीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मींस सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मींस स्टेट जीएसटी। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी की जो रेट अप्लीकेबल होती है, जैसे हम मान लेते हैं कि जीएसटी की किसी भी गुड्स के ऊपर 12% रेट अप्लीकेबल है, उस केस में अगर आईजीएसटी लग रहा है तो डायरेक्टली 12% की रेट से आप अप्लाई करोगे। अगर वो ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर हमें जीएसटी लगाना है वो इंटर स्टेट की बजाय इंट्रा स्टेट ही है, इट मीन्स एक ही राज्य में लेन देन अगर हो रहा है, तो उस पर ये दोनों टैक्स लगेंगे। ये दोनों टैक्स किस रेट से लगेंगे? 6% एंड 6%, दोनों 6% की, इसका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो टैक्स कलेक्ट हुआ है इसमें हाफ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का है और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, अगर हमारी होती है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। समझ गई? 3 टाइप के टैक्स हैं जीएसटी में, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। आईजीएसटी कब लगेगा? जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो या फिर अदर कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन होगी, तब हमारा आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इट मीन्स हरियाणा में बिजनेस किया जा रहा है या सेलिंग परचेजिंग हो रही है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है वो, उस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं उसे। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ पर आपको एसजीएसटी के साथ साथ एक और मिल सकता है यूटीजीएसटी। जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए यूटीजीएसटी है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी हैं उनके लिए यूटीजीएसटी है, जो स्टेट है उनके लिए स्टेट जीएसटी। तो यहाँ पर दोनों नाम आपको मिल सकते हैं। आईजीएसटी से रिगार्डिंग अभी अभी हमने डिस्कस किया था, या तो हमारी लायबिलिटी होगी या हमारे पास एसेट होगी कि नहीं होगी? जीएसटी में ये दो ही चीज़ें हैं। अगर हमारी लायबिलिटी है मीन्स हमने कलेक्ट कर रखा है टैक्स और हमें पे करना है, अब वो पे करना है, वो सेट ऑफ हम कर सकते हैं ना, एसेट से कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले ये ऑर्डर है हमारा कि हम सबसे पहले कहाँ से सेट ऑफ करेंगे। अगर आईजीएसटी की हमारी लायबिलिटी सेट ऑफ करनी है तो सबसे पहले तो हम आईजीएसटी के एसेट में जो हमारा बैलेंस है वो यूटिलाइज करेंगे, आईजीएसटी की एसेट में जो बैलेंस है। फिर उसके बाद हम यूटिलाइज कर सकते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी की एसेट में अगर हमारा बैलेंस है, सीजीएसटी के एसेट्स का हम यूज कर सकते हैं लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए। और उसके बाद एसजीएसटी कि अगर एसेट्स हमारे पास हैं तो उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है इस लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। अब हम बात करते हैं सीजीएसटी की। ऐसे ही सेम इसमें लायबिलिटी और एसेट होंगी। ये तो सेंट्रल लेवल का हो गया। इसमें जब एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होती है तो हमारे पास एसेट और लायबिलिटी इसमें भी होगी। तो इसकी जो लायबिलिटी है सबसे पहले सेट ऑफ की जा सकती है सेम इसी से, सीजीएसटी से। इसी का अगर एसेट का बैलेंस है तो सबसे पहले तो हम इससे सेट ऑफ कर लेंगे। इसके बाद भी अगर लायबिलिटी सेट ऑफ नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी लायबिलिटी के रूप में हमें 2000 पे करने और एसेट हमारे पास सिर्फ 1000 के, तो 1000 तो यहाँ से कवर अप हो गए हमारे। इसके बाद अगर हमारे पास आईजीएसटी का बैलेंस है तो वहाँ से सेट ऑफ किया जा सकता है इस लायबिलिटी को, लेकिन यहाँ एसजीएसटी का यूज नहीं किया जा सकता। नया ऑर्डर हमारा ये है। आईजीएसटी का तो हम यूज कर सकते हैं, अगर आईजीएसटी एसेट के रूप में हमारे पास अवेलेबल है तो उसका यूज तो हम कर सकते हैं, लेकिन एसजीएसटी का यूज हम नहीं करेंगे। अब इसमें आप समझ गए होंगे, इसमें भी हमारे पास लायबिलिटी और एसेट दोनों ही होंगी।
होंगी कि नहीं होगी? अब लायबिलिटी अगर हमारी है सबसे पहले SGST से ही सेट ऑफ होगी, उसके बाद भी अगर सेट ऑफ नहीं हो पाती तो हम IGST के एसेट का बैलेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन CGST के एसेट का बैलेंस हम यूज नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो समझ गए होंगे कि जो सेंट्रल लेवल का इसमें तो हम तीनों ही एसेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल पे एप्लीकेबल होते हैं उसमें सेंट्रल वाला या तो अपने बैलेंस से या फिर जो सेंट्रल लेवल पे हायर टैक्स है उससे सेट ऑफ किया जा सकता है। स्टेट का अपना खुद का जो टैक्स का पार्ट है वो या तो खुद की एसेट से या फिर सेंट्रल को जो टैक्स पे कर रखा है उसकी एसेट से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। आगे समझें, ये आपको बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कुछ एक एंट्रीज में हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए। कर दें रफ, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है रेट ऑफ GST। GST के रेट्स क्या क्या एप्लीकेबल हैं? 0%, 5%, 12%, 18% है। 18% होना चाहिए मेरे ख्याल से, और फिर 28%। जिस भी नई बुक में मेरे ख्याल से ये रेट मिलेगी करंट की है, सेम ही रेट है। 0% जो टैक्स फ्री है, जैसे हमारी जो एसेंशियल आइटम है वो हमारे इसमें आएंगी। 5% कॉमन गुड्स, 12% स्टैंडर्ड रेट है GST का, 18% मैक्सिमम गुड्स स्टैंडर्ड रेट। मैक्सिमम गुड्स हमारे इसी कैटेगरी में लाई करती हैं। 28% लग्जरियस आइटम, जैसे AC हमारी लग्जरी आइटम में आता है कार्स। ये जो हमारी आइटम है इनके ऊपर 28% से रेट एप्लीकेबल है GST का। 18% जैसे फर्नीचर लग्जरियस आइटम में नहीं आता, तो वहाँ पर 18% होगा। 12% जो हमारी स्टैंडर्ड गुड्स हैं, स्टैंडर्ड गुड्स जैसे क्लॉथ एटसेट्रा, शूज़। 5% जो हमारी कॉमन गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आप स्नैक्स खाते हो एटसेट्रा, जो भी खाते पीते रहते हो, वो हमारे क्या हैं? कॉमन गुड्स। तो ये रेट एप्लीकेबल हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि GST के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेजेस क्या? GST एप्लीकेबल होने से जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था वो मोर ट्रांसपेरेंट हो गया वो, और टैक्स इवेजन हमारा कम हो गया। टैक्स की जो चोरी है वो कम हो गई, क्योंकि एक ही लेवल पे टैक्स एप्लीकेबल होगा, और GST आने से सभी जो हमारे बिजनेस करते हैं उनके लिए GST का नंबर या रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी कर दिया गया है। तो जैसे ही वो सेल्स करेंगे GST उन्हें पे करना होगा। उसके बाद 2 बेनिफिट तो ये हो गए। तीसरा बेनिफिट क्या हो गया? टैक्स की डबलिंग नहीं होती, एक ही बार टैक्स लगता है, तो हमें टैक्स के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। एक बेनिफिट और बताया गया मेरे ख्याल से, कौन सा रह गया? डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारी डिक्रीज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ तो अगर हमारा जो पुराना सिस्टम था उसमें तो एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और वैल्यू एडिड टैक्स भी लगेगा या सेल टैक्स भी लगेगा, दोनों टैक्स लग रहे हैं। यहाँ पर एक भी टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, तो कॉस्ट हमारी कम हो रही है गुड्स की। इतना काफ़ी, आज आगे भी करवा दें।